भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक कृषि के क्षेत्र से जुड़ी हुई हर संभव मदद प्रयास कराने की कोशिश करते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं और आपकी भूमिका इस कार्यक्रम में सबसे अहम होती है। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में आपके सवालों को सीधा शामिल किया जाता है और सीधा जवाब लाइव इस कार्यक्रम में आपके सवालों का जवाब दिया जाता है। हर बार की तरह हेलो किसान के इस कार्यक्रम में अलग अलग विषय लेकर हम आते हैं जिससे आपके कृषि के क्षेत्र को और बेहतर किया जा सके, आपकी खेती किसानी को और आसान बनाया जा सके। तो आज ऐसे कौन से विषय हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले आज के विषय के बारे में। हेलो किसान में आज हम सबसे पहले बात करेंगे पत्तेदार सब्जियों की खेती के बारे में और उसके साथ ही बात करेंगे फसलों में जल प्रबंधन। ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों विषय से जुड़े हुए आपके जितने भी सवाल हैं, इन सभी सवालों का समाधान इस कार्यक्रम के अंश में आज किया जाएगा। इन विषय से जुड़े हुए आपके जो भी सवाल हैं, उन सवालों को आप हम तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपके पास 3 माध्यम होंगे। सबसे पहला जो माध्यम होगा वो आपके पास माध्यम होगा टोल फ्री नंबर का। टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कीजिए। टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। फ़ोन करते समय 2 बातों का विशेष रूप से आप सभी ध्यान रखें कि आपके टेलीविज़न की आवाज़ थोड़ी सी कम हो, साथ ही आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद स्थापित किया जा सके, आपकी समस्या का सही तरीके से समाधान किया जा सके। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। व्हाट्सअप करते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जहां से अपना सवाल भेज रहे हैं, जगह का नाम और अपना नाम सवाल के साथ लिखना ना भूलें। इसके अलावा आप ईमेल के ज़रिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इन तीनों माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए। आपके मन में जो भी संशय है या जो भी सवाल है, इन दोनों विषय से जुड़े हुए आप सीधा इस कार्यक्रम से जुड़िए और अपने सवाल पूछिए। अब वक्त हो गया है उन लोगों से मिलने का जो इस कार्यक्रम की आन बान शान है और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी का। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर राकेश कुमार जी। आप वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र उज्जवा नई दिल्ली से। इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। इसके साथ ही आज हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं जो ऑनलाइन स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शंकर लाल काटवा जी हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र बाड़मेर राजस्थान से। दोनों मेहमानों का हमने स्वागत कर लिया कार्यक्रम में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले डॉक्टर राकेश कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर राकेश कुमार जी, अगर हम बात करें पत्तेदार सब्जियों की खेती के बारे में, इस मौसम के लिहाज से ये खेती कितनी महत्वपूर्ण है? किसान भाइयों के लिहाज से अगर बात की जाए तो कौन कौन सी सब्जियों की खेती इस समय की जा सकती है? इस समय मुख्य रूप से जो भारतवर्ष में सब्जियों के लिए जो रबी मौसम होता है सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियों की खेती होती है। और ख़ासकर हम सब्जियों की बात करते हैं, जैसे इस समय जड़ वाली, पत्ते वाली, गोभी वर्गीय सब्जियां ये ज़्यादातर की जाती है। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे जो पत्तेदार सब्जियां हैं खासकर, क्योंकि पत्तेदार सब्जियां हैं जो भारतवर्ष में सभी जगह पे होती है। और पत्तेदार सब्जियों में मुख्य रूप से जो पालक और धनिया, जिसको हम वर्ष भर आसानी से उगा सकते हैं, तो इनकी खेती के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमें जानकारी का होना, क्योंकि पालक और जो धनिया है ये हम पूरे वर्ष भर भी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से जो अभी जो शीतकालीन या रबी सीजन में होती है वो होती है आपका मेथी है, धनिया है। इसके अलावा हम सरसों की साग की बात करेंगे, बथुआ की साग है। इन सारी सब्जियों के इसके साथ ही साथ जो सलाद वाली पत्तेदार सब्जी में आती है लेट्यूस है, उसकी खेती करते हैं। तो इन सब्जियों को हम इस समय इसकी खेती करते हैं जो अभी शीतकालीन और रबी मौसम में होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सब्जियां हैं जिनकी खेती आप इस समय भी कर सकते हैं और ये सब्जियां हैं जिनकी काफ़ी मांग भी रहती है और काफ़ी सेहतमंद भी होती हैं स्वास्थ्य के नज़रिए से अगर देखा जाए। तो इन खेती की क्या गुंजाइशें हैं और क्या क्या इसमें संभावना है, कैसे आपको करनी चाहिए, कैसे आपको खेत तैयार करना है, कीटनाशकों का प्रयोग किस प्रकार से करना है, इससे जुड़ी तमाम बातें हम और जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर आइए नज़र डाल लेते हैं।
देश में उगाए जाने वाले प्रमुख पत्तेदार सब्जियों में मेथी, पालक और चौलाई आदि शामिल हैं। पत्तेदार सब्जियों की खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है। हालांकि बलुई और दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। मैदानी इलाकों में पत्तेदार सब्जियों की बुवाई सितंबर से नवंबर तक की जाती है। पालक की बात करें तो किसान पालक की उन्नत किस्में जैसे ऑल ग्रीन, पूसा ज्योति, पूसा हरीफ, पूसा भारती और जॉब नियर ग्रीन की खेती कर सकते हैं। वहीं अगर पालक में सफेद रतुआ रोग के लक्षण दिखें तो रेडमिल MZ72 या मैनकोजेब दवा का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। दवा के इस्तेमाल से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं। किसान बुआई करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें। पालक बोते समय कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर रखें। वहीं मेथी की बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर रखना चाहिए। छोटी चौलाई बोते समय कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखें। बड़ी चौलाई बोते समय कतार से कतार की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 4 से 5 सेंटीमीटर बता दें कि पत्तेदार सब्जियों में खरपतवार नियंत्रण करना भी जरूरी होता है। अच्छे पैदावार के लिए समय समय पर क्यारियों से खरपतवार निकाल दें। इससे पौधों की बढ़वार भी अच्छी होती है, साथ ही कीटों में प्रकोप भी कम होता है। तो कुछ खास बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें पत्तेदार सब्जियों की खेती करते समय हमने रिपोर्ट के ज़रिए समझने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ, जो विषय है फसलों में जल प्रबंधन। जल एक ऐसा स्रोत है या फिर कहें कि ऐसा सोर्स है जिसके बिना खेती असंभव है और जिसको बचाना हमारे सभी की जिम्मेदारी है। न केवल किसान भाई बल्कि सबकी जिम्मेदारी है कि जल का प्रबंधन करें, जल को बचाएं और सही तरीके से जल का हम प्रयोग करें। जल बचाना आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती हो गया है और जल धीरे धीरे इसका जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसको और विस्तार से समझते हैं। डॉक्टर शंकर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर शंकर जी, अगर फसलों में हम जल प्रबंधन की बात करें, किन बातों का किसान भाइयों को मूल रूप से ध्यान रखना चाहिए? और आज के समय में जल संकट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इस चीज़ को भी समझना बहुत आवश्यक होता जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हम यदि पढ़ी करते हैं तो निश्चित रूप से जल प्रबंधन का तो है, सब जानते हैं कि तैयार कर ले, अच्छा बीज ले, लेकिन उसमें जल प्रबंधन जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका उत्पादन है वो बहुत कम आएगा, कीट और बीमारियां ज्यादा लगेगी। इसको हमें ध्यान में रखते जल की मांग को, उसकी क्रिटिकल जो स्टेज होती है इरिगेशन की, वो उसको ध्यान में रखें ताकि उस फसल को समय पे और सही मात्रा में दे सकें। जब तक हम ये नहीं करें तब तक हमारा उत्पादन है वो पूरा। दूसरी बात, जल प्रबंधन तो उसमें दो पहला है कि हम जो है उसके थ्रू, दूसरा है कि हम तो मर्दा में जो नमी करते हैं, दूसरा वो महत्व है। तो हमें इन दोनों चीजों का रखेंगे तो पहला होता है कि हमारा सिंचाई करना। सिंचाई में हमें वक्त रहता है कि पानी की आवश्यकता हुए आज भी किसान में क्यारी बनाकर या फ्लड जी डॉक्टर शंकर जी, इतना हम समझ पा रहे हैं, कुछ खास बातें आपके द्वारा समझाई गई हैं हमारे दर्शकों को कि इन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं फसलों में जल प्रबंधन करते वक्त। और क्या कुछ खास बातें, इसको भी समझेंगे एक रिपोर्ट के जरिए। आइए देखते हैं वो रिपोर्ट। पानी के बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन मौजूदा समय में पानी की स्थिति को देखते हुए फसलों में जल प्रबंधन करना काफी जरूरी हो गया है। यानी हमें मौजूदा पानी का उपयोग काफी सोच समझकर करना चाहिए। इसके लिए किसान खेतों में ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करें जिसमें कम पानी में सिंचाई की जा सके। खासकर पानी की कमी से प्रभावित इलाकों में उचित प्रबंध द्वारा पानी की उपलब्धता, गुणवत्ता और प्रचुरता की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हमें जल की बूंद बूंद का सदुपयोग करना होगा और भूजल पुनर्भरण की ओर सक्रिय प्रयास करने होंगे।
किसानों को सिंचाई की उन्नत तकनीकों का उपयोग करना होगा। ऐसी तकनीकें जिसमें कम पानी से ही सिंचाई कर ली जाए। इनमें से एक है फव्वारा सिंचाई पद्धति। फव्वारा सिंचाई को अपनाकर फसलों में जल प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सकता है। इस विधि से सिंचाई में जल की बर्बादी नहीं होती। इस विधि में सिंचाई क्यारियों में न करके पाइपों और नोजलों के जरिए वर्षा के रूप में की जाती है। ये विधि जल संरक्षण के साथ साथ मृदा अपरदन रोकने और भू संरक्षण में भी मददगार है। इस विधि से सिंचाई करने से क्यारियों में की गई सिंचाई की तुलना में 30-40% पानी बचता है। इसके अलावा फसलों में जल प्रबंधन और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के लिए बूंद बूंद यानी ड्रिप सिंचाई पद्धति भी एक अच्छा साधन है। बूंद बूंद यानी टपक विधि से लगभग 60 से 70% पानी की बचत होती है। ये पद्धति रेतीली मिट्टी और उबड़ खाबड़ भूमि के लिए भी उपयोगी है। वहीं घड़ा सिंचाई पद्धति में मिट्टी के घड़ों का उपयोग करके भी किसान कम पानी में सिंचाई करके फसलों में अच्छा जल प्रबंधन कर सकते हैं। इस पद्धति में 50 से 80% तक पानी की बचत होती है। इसके अलावा किसान फसलों को जरूरत के अनुसार पानी दें, क्योंकि विभिन्न फसलों के लिए सिंचाई की जल मांग अलग अलग होती है। आलू की बात करें तो आलू की फसल को नियमित जल प्रबंधन की जरूरत होती है। कूंड विधि में पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिनों के बाद करें। अगर पलेवा नहीं किया हो तो बुआई के 1 से 2 दिनों बाद ही सिंचाई करें। दूसरी सिंचाई 20 से 25 दिनों के बाद मिट्टी चढ़ाने के अगले दिन करें। तो फसलों में जल प्रबंधन कितना आवश्यक है और क्या क्या पद्धतियां हैं उसका इस्तेमाल करके जल का प्रबंधन किया जा सकता है। आपके खेतों में पर्याप्त पानी भी पहुंचेगा और आपका जल भी बचेगा। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसका समाधान इस रिपोर्ट के जरिए हमने देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर राकेश कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर राकेश कुमार जी, सब्जियों का जब हम जिक्र कर रहे थे पत्तेदार, तो आपने एक सब्जी का जिक्र किया जिसका नाम है लेट्यूस। हम देखते हैं कि लेट्यूस के अंदर बहुत ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं। लेकिन आज भी अगर देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर दूरगामी क्षेत्रों में किसानों के पास लेट्यूस की खेती करने के लिए उतने विकल्प नहीं है, उतनी जानकारियाँ नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि अभी लेट्यूस का जो स्तर यहाँ पर इंडिया मार्केट में, भारत की मार्केट में या किसानों के लिए होना चाहिए, वो अभी उपलब्ध नहीं है? साथ ही किसान भाई कैसे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं? लेट्यूस की खेती करना चाहते हैं तो कहाँ से प्रशिक्षण लें? क्या जागरूकता होनी चाहिए उसके बारे में? क्या कुछ बुनियादी बातें हैं? जहाँ तक हम भारतवर्ष की बात करते हैं और ख़ासकर उत्तरी भारत की बात करते हैं, जहाँ पे ये पालक, मेथी और जो भी हमारे पत्तेदार सब्जियां हैं, इसकी खेती ज़्यादा होती है। और आमतौर पर जो हमारे अंदर धारणा बनी हुई है कि जो हम पत्तेदार सब्जियां, ये पालक, मेथी, धनिया वगैरह जो खा रहे हैं, इसके अलावा और कोई पत्ती वाली सब्जी नहीं है। ऐसा नहीं है। इसमें जो, जैसा कि आपने बताया, लेट्यूस जो है बहुत ही अच्छा, जिसमें फास्फोरस, आयरन और ये जितने भी खनिज लवण है, विटामिन्स हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और इसीलिए हम इसको एक्जोटिक वेजिटेबल्स के अंतर्गत भी लाते हैं। लेकिन जैसे हम किसान भाई या अन्य जो हम यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, मशरूम नहीं खाते थे, लेकिन धीरे धीरे मशरूम की हम जो न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज को देखते हुए अब सभी जगह मशरूम उपलब्ध होता है। वैसे ही इसको अगर हम सभी जगह पे अवेयरनेस के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र जो है सभी जगह पे प्रशिक्षण के माध्यम से और अन्य प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को ये जागरूक करता रहता है, जो कि न्यूट्रिशन के साथ साथ इसमें जो प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन बहुत ही आसान है करने का। इसमें बहुत ज़्यादा अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें यह है कि हम पहले सीड से उसकी नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी के पश्चात हम इसको खेतों में ट्रांसप्लांट करते हैं। और इसमें इसलिए और अच्छा हो जाता है क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव कलर होते हैं। एक डार्क ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन भी होता है और रेड, डार्क रेड होता है। तो जिससे हमें खेत का एक ब्यूटिफिकेशन भी बढ़ता है। साथ ही साथ क्योंकि ये जितनी भी कलरफुल सब्जियां हैं, रंगीन सब्जियां हैं, उसमें ख़ास तौर पर पिगमेंट्स पाया जाता है जो कि हमारे लिए बहुत ही एनर्जी और जो हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं, ये पाई जाती है। और इससे थोड़े से ही मात्रा में अगर किसान भाई चाहे, जैसे हम पालक की बहुत एरिया में खेती करते हैं, मान लीजिए 1 एकड़ में खेती करते हैं, लेकिन उसके अगर 4-5वें हिस्से में भी अगर खेती करते हैं तो इसका मार्केट में इतना जरूर कीमत है और इसका मार्केट भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है, जितने भी हम
होटल्स है, 5 स्टार्स होटल है या जितने भी रेस्टोरेंट हैं, हम जितने भी ये फास्ट फूड बनते हैं उसमें सारे में जो है लेट्यूस वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सलाद पत्ता के रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसके मार्केट अवेलेबल है और इसके रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर किसान भाई इसकी खेती जो कर रहे हैं, जो पत्तेदार सब्जियों की खेती कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हम लेट्यूस की खेती की शुरुआत भी करते हैं तो उससे कई गुना तक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो आपकी आय को बढ़ाने का एक बेहतर विकल्प ये भी है कि आप लेट्यूस की खेती की तरफ बढ़ सकते हैं और भी इससे जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, डॉक्टर साहब से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हैं जो फ़ोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो नंदस्वरूप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जल को बचाने के लिए हमें खेत की भूमि की तैयारी कैसे करनी चाहिए। बहुत से खेत टेढ़े मेढ़े होते हैं, ऊंच नीच होते हैं, उसमें जल ज्यादा लगता है। कहीं तो जल भर गया, उसमें फसल सूख गई, कहीं जल नहीं चढ़ा तो वो ऐसे ही सूख गई। तो हमारी खेत की भूमि कैसे होनी चाहिए, और दूसरी चीज किस फसल में कितना जल हमको देना है इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। और तीसरी चीज, एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ कि जल की बर्बादी रोकने के लिए हमें कौन सा प्रबंधन करना चाहिए कि जल नहीं तो मेरा कल नहीं। नंदस्वरूप जी, 3 चीज़ें आपने पूछी, 2 चीज़ें हम सुन नहीं पाए हैं तकनीकी समस्या की वजह से। क्या आप दोहरा सकते हैं अपनी 2 बातें और? मैं जानना ये चाहता हूँ जो हमारे खेत की भूमि होती है वो किस प्रकार से होनी चाहिए जिसमें जल बहुत कम लगे, और हम किन फसलों का चुनाव करें जिसमें जल बहुत कम उसमें लगे। और तीसरी चीज, जो जल की बर्बादी होती है तो इसके रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर मेरा जल नहीं है तो मेरा कल नहीं है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जल नहीं है तो कल नहीं। डॉक्टर शंकर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर शंकर जी, हमारे दर्शक हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी से हैं, उत्तर प्रदेश से। उनका सवाल तो पहला यही है कि उनकी खेत की भूमि किस प्रकार से होनी चाहिए जिससे जल उसमें कम लगे। साथ ही उनका तीसरा सवाल ये भी था कि जल नहीं है तो कल नहीं है, फसलों का चुनाव किस प्रकार से करें ताकि खेतों में जल की आवश्यकता कम पड़े। ये 3 सवाल इनके हैं। हाँ सर, इसमें किसान भाई सही कह रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जल का बड़ा महत्व है। और यदि फसल को पानी की यदि समय पे नहीं दे पाएंगे या कम देंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये है कि हमें यदि पानी की कमी है तो सोइल मॉइस्चर की तरफ हमें जाना चाहिए, जिसमें मिनिमम टिलेज या 0 टिलेज जो हमें मतलब उसमें जुताई या तो कम से कम हो सके, या फिर उसमें बिल्कुल भी जुताई ना करें, जिससे कि उसकी जो नमी है वो उड़े नहीं और उसमें आप सीधा 0 टिलेज भी आप सोइंग कर सकते हैं। दूसरा इसमें है कि आप जो फसलें ले रहे हो, जो भी फसलें लो, चाहे आपके क्षेत्र में जो फसलें होती है वो लो, लेकिन उसमें हमें एक तो कम समय में पकने वाली फसल लें ताकि उसमें पानी कम से कम लगे। बिल्कुल। दूसरा उसका है कि आपको जो भी फसलें ले वो ड्रॉट टॉलरेंट, हीट टॉलरेंट ले, ताकि उसमें पानी की ज्यादा जरूरत ना पड़े। तीसरा उसका मुख्य है कि आप जो पानी दे रहे हो उसका जो तरीका आपका है, मैंने पहले भी अभी मैं बता रहा था कि उसमें आपको चेक बेसिन या फ्लड सिचुएशन ना ले, मतलब मेथड ना ले, उसकी बजाय आपको यदि बागवानी है तो उसमें आपको बूंद बूंद ले, या आपकी मान लो फसलें हैं जैसे गेहूं है या आपका जैसे चना है, तो इनमें आप स्प्रिंकलर की जगह मिनी स्प्रिंकलर लें ताकि उसमें आपकी जल की बचत भी होगी। और तीसरा जो मुख्य जो काम है कि हम अक्सर किसान क्या करता है, जब पानी उपलब्ध होता है तब ही उसको पानी देता है। तो उसको क्या कि पानी उपलब्ध फसल को उसकी मांग के हमें देखना चाहिए कि फसल की क्रिटिकल स्टेज होती है, हर फसलों की अलग अलग स्टेज होती है, उसके अनुसार ही आपको यदि पानी देंगे तो आपका जो उत्पादन कम होता है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और एक आपको सही समय पे फसल को पानी मिलेगा। तो निश्चित रूप से आपका जो कम पानी भी है और वो आपका उसमें फसल को मिलेगा, जिससे उसको अधिक उत्पादन मिलेगा। लास्ट बात इसमें एक और है कि आपका मान लो पानी आपको कहीं नहर से मिलता है या बरसात का इकट्ठा करने की व्यवस्था है, तो आप जल रोज आप बनाए, जिससे उसमें जब आपके पास फसल नहीं हो तो तब पानी इकट्ठा करेंगे तो निश्चित रूप से जो फसल की आवश्यकता होगी या उसकी मांग होगी तब हम उसको पानी दे सकते हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। इसके अलावा भी कुछ खास बातें आपसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले समय की मांग है कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। चर्चा का सिलसिला जारी है, जानकारियों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक दर्शक हैं हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। रामचंद्र हैं सुपौल बिहार से। रामचंद्र जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी रामचंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। पालक का खेती किए हैं जी, उसमें मोथा का खरपतवार ज्यादा है, उसका नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए? जी रामचंद्र जी, डॉक्टर राकेश कुमार जी, पालक की खेती करी है, मोटे खरपतवार की शिकायत है हमारे दर्शक को, किसान भाई को, क्या समाधान है? सबसे पहले रामचंद्र जी, जब आप पालक की खेती या बुआई करना है तो आपने क्या करना है कि उसके पहले जब खेत खाली होता है उस टाइम आप उसको अच्छी तरह से जुताई कर लेंगे, तो जो भी खरपतवार के बीज है वो ऊपर आ जाएंगे और वो स्वतः नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ है, अगर आपके पालक में खरपतवार हो गई है तो एक तो आप कोशिश करिए, क्योंकि अभी हम पालक की जब बात करते हैं और अभी हम उसमें न्यूट्रिशन और पोषक तत्व की बात करते हैं, तो उसका कोई ह्रास नहीं होना चाहिए और उसका दुष्प्रभाव भी कोई केमिकल का अगर इस्तेमाल करते हैं तो मनुष्य को ऊपर ना हो, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले कि अपने तरीके से, अगर हम खेत लगाने से पहले उसकी 2-3 बार जुताई करके अच्छी तरीके से छोड़ देते हैं, तो जो हीट से जो है उसके सारे जो सीड के बीज हैं वो स्वतः नष्ट हो जाएंगे। और जब हम मुथा की बात करते हैं, वैसे मुथा क्योंकि उनकी जड़ें बहुत गहरी होती है, तो आप कोशिश करें कि एक तो मैनुअली उसकी निकालने का कोशिश करें, जिससे कि हमारा कोई केमिकल और रासायनिक जो उसका इस्तेमाल न कर सके। ये ज़रूरी है कि हमें, क्योंकि पालक में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, अगर हम कोई केमिकल का भी स्प्रे करते हैं तो उसमें उसका असर ज़्यादा जाता है और जब मनुष्य या वातावरण प्रदूषित होता है, तो इसका ध्यान रखें। तो आपने जो यांत्रिक प्रक्रिया है जो खुरपी के द्वारा आप निकाल सकते हैं, निकालिए, और पहले जो लगाने से पहले उसकी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे हम खरपतवार से बच सकते हैं। जी, तो रामचंद्र जी, समस्या का समाधान आपके कर दिया गया है। आप इस तरीके से अपनी पालक की खेती में खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। डॉक्टर राकेश कुमार जी, एक दर्शक हैं हमारे आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, अंकुर सहाय। उनका सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमें प्राप्त हुआ है। उनका सवाल है, पत्तेदार सब्जियों में पत्ती छेदक कीट का प्रकोप व पत्तियों में पीलेपन, कभी कभी पत्तियों में सिकुड़ापन जैसी संरचना दिखाई देती है, इसका प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है इनका, क्योंकि पालक की जो खेती हम करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है, एक तो पत्ते में छेद होने वाली और एक पत्ते पे धब्बा होने वाली जी। और दोनों परिस्थिति में है, मार्केट में इसका एक तो बिकता नहीं है या रेट नहीं मिलता और या कोई लेना पसंद नहीं करता। तो सबसे अंकुर जी ये ध्यान रखें कि जैसे ही हम पालक लगाते हैं, जैसे ही आपको कुछ, क्योंकि इसमें फिजिकल मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्रतिदिन अगर देखते हैं तो ये पता चल जाता है कि हमारे खेत में
कीड़ों का प्रकोप, क्योंकि जो छेद होते हैं कीड़ों के द्वारा होते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। जो सिकुड़ने वाली बात है, सिकुड़ने की भी है कि जो सकिंग पेस्ट होते हैं, रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं जी, वो रस चूसते हैं तो पत्तियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। तो एक दो पत्ते पे ही जैसे होता है, तो आप कोशिश करें कि बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड जैसे नीम ऑयल का है, नीम ऑयल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर देंगे तो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अगर ज़्यादा इसका प्रकोप है तो उसमें आप प्रोफेक्स 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करेंगे, तो ये आपका जो जो पत्ती छेदने वाली है वो समस्या खत्म हो जाएगी। जी, तो अंकुर सहाय जी, आप इस तरीके से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने आपको उपाय बताया है। राकेश कुमार जी, अभी हम जिक्र कर रहे थे जब पालक का, तो आपने कहा कि पालक में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। आज का हमारा दूसरा विषय ये भी है कि जल प्रबंधन फसलों में कैसे करें। अगर हम पालक की खेती की ही बात करते हैं और तमाम तरह के जो रोगों की आपने बात बताई है यहाँ पर, अगर हम बात करें कि स्टेजेस का कैसे ध्यान रखा जाए कि पालक में कितने समय पर कितना पानी देना है, बिजाई के समय कितना पानी देना है, थोड़ी सी अवस्था उसकी बड़ी हुई तब कितना पानी देना है और कितना पानी नहीं देना है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बता सकें। जी, क्योंकि पालक जो है सर्दी के मौसम में हम ज़्यादातर खेती करते हैं, तो इसमें पानी की जो आवश्यकता है, एक तो हम बुआई के तुरंत बाद अगर हम बुआई कर लेते हैं उसके पश्चात हम सिंचाई करते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया कि हमने ये कोशिश करना है कि पानी, क्योंकि ज़मीन में बहुत कम है जी, और एक पालक के साथ एक और खासियत है कि सभी जो सब्जियां हैं उनके लिए पानी की अच्छी क्वालिटी वाली, जिसमें TDS और उसका मात्रा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन पालक ही खारे पानी में भी आसानी से पालक हो जाता है जी। तो पालक को हम खारा पानी का भी इस्तेमाल, जिस क्षेत्र में खारे पानी का ज़्यादा उपलब्धता हो रही है तो उस क्षेत्रों में आप पालक की खेती कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें पानी का ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करना है। तो पानी जो है उसको एक तो जैसे माइक्रो स्प्रिंकलर, क्योंकि पालक छोटी फसल होती है, हाइट ज़्यादा नहीं होती, 8 से 10 इंच तक होती है, तो आपने माइक्रो स्प्रिंकलर के माध्यम से भी इसमें पानी देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें क्योंकि सर्दी में होता है तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे आपको लगे कि पत्तियाँ मुड़ने को हो, जैसा उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कि क्रिटिकल स्टेज, हर फसल की क्रिटिकल स्टेज है जी। तो उस स्टेज का ध्यान रखें। जैसे पत्तियां लगे कि मुरझाने लगी, तब आप पानी का उसमें स्प्रिंकलर के माध्यम से या ड्रिप के माध्यम से देंगे तो आपको पानी कम भी लगेगा और आपको फसल भी अच्छी हो जाएगी। और एक और खासियत है, क्योंकि हम फ्लडिंग जब करते हैं तो फ्लडिंग में क्या होता है, पानी ज़्यादा जम देते हैं तो मिट्टी बैठ जाती है। जब मिट्टी बैठ जाती है तो पौधों की जो है बढ़वार बहुत अच्छे तरीके से नहीं होती और उसका जो रूट जोन है उसका फैलाव भी अच्छा से नहीं होता है। अगर हम स्प्रिंकलर और ड्रिप से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पौधा अपटेक करता है और पौधों के पास से जो हम न्यूट्रिएंट देते हैं वो पहुंच जाता है, तो थोड़े से मात्रा में हमारा ज़्यादा काम हो जाता है। पानी की भी बचत हो जाती है, खाद की भी बचत होती है और समय की भी बचत होती है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप उसको जब पानी दें तो उसका ध्यान रखें कि हम माइक्रो स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम से करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई है। डॉक्टर शंकर जी का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। डॉक्टर शंकर जी, अब हम आपका रुख करते हैं और आपसे जानना चाहते हैं, जैसे जल प्रबंधन की बात हो रही है तो स्प्रिंकलर की बात हुई, माइक्रो स्प्रिंकलर की बात हुई, या फिर हम बात करें टपक सिंचाई की, अगर हम बात करें टपक सिंचाई कितनी महत्वपूर्ण है और क्या टपक सिंचाई के जरिए भी किसान भाई अच्छी खासी फसल उत्पादन कर सकते हैं? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। इसमें किसान भाइयों को यदि हम ये बात करें जो मर्दा जो नमी है उसको रखने की, तो उसमें किसान भाइयों को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक तो आप जो मल्चिंग है, हम जो भी खेती करें, जो ज्यादातर जो सब्जियों की करते हैं या फ्रूट की करते हैं, जो फलों की करते हैं, उसमें मल्चिंग का जरूर मतलब उपयोग करें। मल्चिंग से सर ये होगा कि एक तो पानी उड़ेगा नहीं भाप बन के, दूसरा पौधों का जो है जो फसल है उसका जो खरपतवार है इनका आपस में कंपटीशन नहीं होगा, जो पोषक तत्व तो पूरे मिलेंगे, साथ ही साथ वो नमी भी नहीं ले पाएंगे। और जरूरी नहीं कि मल्चिंग आप प्लास्टिक मल्चिंग करो, आपके पास जैसे अभी पहले बात चलती थी कि जो फसल का जो रेजिडुअल होता है, जो कचरा होता है, उससे भी आप मल्चिंग कर सकते हो और उससे बहुत बढ़िया किसान के लिए सस्ती भी होती है। और उसके साथ साथ यदि मान लो आपको लगता है कि हमारे पास वो भी नहीं है, तो या दूसरा उसका एक है कि आप जो आपकी जमीन है जो फसलें बो रहे हो, लाइन टू लाइन आप यदि पूरी मेंटेन करते हो तो उसमें भी आपको क्या करना है कि उसको मिट्टी को लूज कर दो, ढीली कर दो उसको। तो इसमें क्या होता है, जो जमीन के अंदर जो पोर होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो डिस्टर्ब होने की वजह से
पानी जो है जमीन से बाहर नहीं निकलेगा, उड़ेगा, निवास बनकर नहीं उड़ेगा। तीसरा जो अभी जो बात चल रही थी कि भाई उसका पानी की जो स्टेज है फसल की, उसका स्पेशल किसान को ध्यान रखना होगा। यदि ऐसा नहीं करेगा तो उससे पानी जब आप गलत समय पे दोगे तो पानी का प्रभाव उसके ये होगा कि पोषक तत्व नीचे चले जाएंगे और फसल आपकी उत्पादन जो देना चाहेगी, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे फसलें हो, में आपको निश्चित रूप से नुकसान होगा। तो किसानों को इस चीज का ध्यान रखें कि समय पे दे और उसका मल्चिंग के साथ रखें। खरपतवार का नियंत्रण समय पे करें। खरपतवार एक ऐसा है, खरपतवार आपका एक तो अल्टरनेट होस्ट का काम करता है। कोई भी कीट और बीमारी होती है उसका बढ़ाने का काम उसका काम है, उससे फिर वो एक फसल से या एक खेत से दूसरे खेत में वो चले जाता है। दूसरा वो जो नमी होती है जमीन के अंदर उसको भी वो पूरा यूज करता है ताकि फसल उसमें कमजोर होती है। और तीसरा उसका मुख्य है पोषक तत्व। जो कंपटीशन में मैंने अभी बताया था, कंपटीशन आप पे दो फसलों कंपटीशन होता है, उससे भी फसल को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इन चीजों यदि किसान यदि सही ढंग से मैनेज करता है तो निश्चित रूप से किसान को फसल की जितनी पानी की आवश्यकता है उतना कम पानी में भी वो अधिक से अधिक उत्पादन ले सकता है। तो ये कुछ खास बातें हैं। अगर जल प्रबंधन आप करते हैं, जल प्रबंधन के साथ साथ आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी है जिससे आपके खेतों में जो आपने फल लगाए या सब्जी लगाई या कोई फसल लगाई है तो उसको बेहतर तरीके से जल वहाँ तक पहुँचे और जितनी आवश्यकता है उतनी ही मिले, जिससे आपका जल भी संरक्षित होगा और आपकी फसल भी अच्छी खासी आपको मिल सकेगी। ये बातों का आप ध्यान रखेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और खास बातें और कुछ खास जानकारी आप तक पहुँचाएंगे और जानेंगे भी। लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तो पर्यावरण तो खराब करेगा, ये लिए हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना ही जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के होज है। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। कार्यक्रम हेलो किसान देख रहे हैं आप। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर राकेश जी का रुख करते हैं। डॉक्टर राकेश जी, अगर हम बात करें सर्दियों की तो इन सर्दियों में कुछ खास बातें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि हम साग की बात कर रहे थे, जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, इसके बारे में आपके पास में आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। राजन दुबे जी हैं, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से। राजन जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सवाल पूछिए अपना। राजन जी, टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। जी जी सर। हेलो जी राजन जी, सवाल पूछिए। सर, हम जो है वो फूल गोभी बैठाना चाहते हैं, उसमें कौन उसमें? राजन जी, आपका सवाल हम समझ नहीं पाए, दोहराइए सवाल। आपके फोन में पर्याप्त नेटवर्क नहीं है शायद। सर, हम गोभी
हवाएं। जी, जितना हम समझ पा रहे हैं आप फूल गोभी के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। फिलहाल संपर्क टूट गया है लगता है तकनीकी समस्या की वजह से। डॉक्टर राकेश कुमार जी, आप जितना समझ पाए इनके सवाल को, ये फूल गोभी के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। राजन दुबे जी, अभी जो मौसम है रबी का मौसम है और इसमें हम जहाँ तक बात करते हैं कि अगहनी और के बाद पूसी का समय आ गया है, तो इस टाइम आप जो इस मौसम में खासकर जो प्रजाति लगाई जाती है उसको हम जैसे माधुरी है या ऐसी वैरायटी है जो कि हम इस समय लगाते हैं, तो लगाने से पहले ये ध्यान देना होगा कि आपने जहाँ पे भी लगाना हो उसको अच्छी तरीके से तैयारी करके, और आपने अगर नर्सरी तैयार कर ली होगी तो उसका सही से ट्रीटमेंट करके जो सीडलिंग्स है उसका उपचारित करके आप अपने सीधे खेतों में लगाएं। क्योंकि अभी क्या है मौसम, अभी आज के समय में सुबह शाम सर्दी होती है और दोपहर में गर्मी हो रही है, तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि वर्तमान में जो मौसम है इसका आप ख्याल नहीं रखेंगे तो गोभी के केस में क्या होता है कि टेम्परेचर पर गोभी के अलग अलग प्रजातियाँ हैं, जैसे हम अर्ली फर्स्ट, अर्ली सेकेंड, कातकी, अगहनी, ये सारी जो पूसी ये प्रजातियां दी गई है टेम्परेचर के हिसाब से ही दी गई है। तो किसान भाई इस समय जरूर ध्यान दे कि जो तापमान दिन का बहुत ज़्यादा रह रहा है उसमें अगर पूसी को लगाना है तो थोड़ा सा आप रुक के लगाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, तो राजन दुबे जी, थोड़ा सा इंतज़ार करके अगर आप लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा और अच्छा खासा मुनाफा भी आप ले पाएंगे। डॉक्टर राकेश कुमार जी, अब लौटते हैं हम अपने सवाल पर। हम बात कर रहे थे सरसों के बारे में। इस समय हम देखते हैं सीज़न में सरसों की साग की बहुत ज़्यादा मांग हो जाती है, और अगर हम बात करें किसान भाइयों की तो सरसों के जो खेती किसान भाई कर रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे अच्छे उत्पादन ले सकते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि रोगों से कैसे बचाना है, कौन कौन से रोग लगने की संभावना है सरसों में? जी, सरसों की जब हम सरसों की साग की बात करते हैं तो सरसों की साग एक महत्वपूर्ण पत्तेदार सब्जियों में रबी मौसम में खासकर होता है। इसमें जो आमतौर पर हम सरसों की साग लगाते हैं, जो हमारी सरसों होती है उसी को बुआई कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जैसे पूसा नंबर 1 जो सरसों साग नंबर 1 वैरायटी है, इसकी खासियत ये है कि उसकी पत्तियां चौड़ी होती है, और जो हम देसी सरसों साग लगाते हैं उसमें चरपराहट ज़्यादा होती है, तो इसे ज़्यादा कम लोग पसंद करते हैं। लेकिन पूसा ने एक ऐसी प्रजाति का इजाद किया है जो कि चरपराहट कम है और उसकी पत्तियां चौड़ी होती है, और उसका उत्पादन भी इन सरसों से, जब हम पत्तियों के उत्पादन की बात करते हैं सरसों साग में, तो उत्पादन भी कई गुना तक ज़्यादा होता है। तो इसका हमने विशेष ध्यान रखना है। और खासकर जो इसमें जो बीमारियों की बात हम करते हैं तो इसमें रतुआ का ज़्यादा परेशानी, जैसे आप देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, तो इसके लिए किसान भाई को कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं, तो इस बीमारी से आसानी से हम बच सकते हैं। जहाँ तक कीटों की बात है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, अभी गर्म हो रही है दिन का मौसम, तो इसमें कीटों का भी प्रकोप ज़्यादा हो रहा है। जैसे मारा मक्खी की बात करते हैं या जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इमिडाक्लोप्रिड का अगर हम 1 ml 3 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करते हैं, तो हम जो जितनी भी जो सकिंग पेस्ट है या जो हम आरा मक्खी की बात करते हैं, इन सारी कीड़ों से आसानी से हम बच सकते हैं, और इसका सरसों की जो साग का हम उत्पादन अच्छा से लेके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी, डॉक्टर राकेश कुमार जी, अगर हम बात करें इन पत्तेदार सब्जियों की खेती की, जितनी भी सब्जियों की हमने जिक्र किया प्रोग्राम की शुरुआत से लेकर अब तक की, अगर उनकी हम बात करें तो क्या इन सब्जियों को जब हम खुले में उगाएंगे तब ये जो रोग हैं, कीट हैं, ज़्यादा प्रकोप इसमें देते हैं? अगर कोई किसान भाई इसको पॉली हाउस में या ग्रीन हाउस में उगाता है तो वहाँ पर इन रोगों की क्षमता, लगने की क्षमता या कीटों की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मान के चलें? जहाँ तक हम बात करते हैं कि क्योंकि जहाँ पे खासकर जो अभी तक सब्जियों की खेती हो रही है, क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है बहुत लागत कम आती है, हम बाहर में करते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको अगर किसी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में करते हैं तो वहाँ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाएगी, तो उससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। हाँ, कुछ खास तौर पर सब्जियां हैं, जैसे हम लेट्यूस की बात करते हैं और उसमें आइसबर्ग है, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिसको हम आजकल हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से भी कर रहे हैं जी, और वो भी पॉली हाउस के अंदर, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और वो जो अच्छे जगह पे मार्केट हैं जहाँ पे इसके खरीदार भी हैं वहाँ पे करें तो फायदा होगा। अन्यथा जो हम पालक और सरसों की साग, मेथी, धनिया और बथुआ आदि की बात करते हैं, तो इसको हम आसानी से, क्योंकि हमारा भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तापमान होता है, तो खासकर हम उत्तरी भारत की जहाँ तक बात करते हैं
तो यहाँ पे जो सरसों की साग है, और खासकर सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में कीड़े और बीमारियों का प्रकोप कम होता है, तो उस अवस्था में जो है हम आसानी से खुले खेत में कर सकते हैं, तो किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा हो सकता है। जी, तो ये कुछ खास बातें हैं। अगर आप सब पत्तेदार सब्जियों की खेती करते हैं, इन बातों को ध्यान रखकर आगे बढ़ें, आप अच्छा खासा मुनाफा और उत्पादन दोनों ले पाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जला के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जला के? हाँ ताऊ तो पर्यावरण तो खराब करेगा, ये हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। दर्शकों के सवाल लगातार हम तक पहुंच रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ दर्शकों के सवाल प्राप्त हुए हैं, एक बार उन सवालों को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ एक दर्शक हैं जितेंद्र सिंह दांगी, मध्य प्रदेश से हैं। उनका सवाल है, मैं स्प्रिंकलर से माध्यम से सूखे खेतों का पलावा कर सकता हूं क्या? डॉक्टर शंकर लाल जी, हमारे दर्शक मध्य प्रदेश से पूछना चाह रहे हैं, स्प्रिंकलर से क्या अपने खेत का पलावा कर सकते हैं? इनके समस्या का समाधान कीजिए। क्या सर, मैं समझ नहीं पा रहा था। इनका सवाल है, क्या मैं स्प्रिंकलर से माध्यम से सूखे खेतों का पलावा कर सकता हूं? बिल्कुल सर, यदि किसान के पास पानी, यदि फसल है जो बोनी है, उसके लिए पलावा यदि जरूरत है, तो निश्चित रूप से चेक बेसिन से न करके और वो स्प्रिंकलर से कर सकता है। उससे उसको कम से कम 50% पानी की भी बचत होगी और साथ ही साथ पानी बहुत अच्छी तरह खेत में लगेगा, जितनी आवश्यकता उतना ही लगेगा और वो कर सकता है। उससे कोई दिक्कत नहीं, बीजने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके बीज के तो उगने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। निश्चित रूप से किसान उसको कर सकता है, लेकिन किसान को ये ध्यान रखे इतना ज्यादा पानी ना दे जिससे कि उसका खेत का पानी कहीं बहे, क्योंकि बहने से हम सब जानते हैं कि भाई पानी बहता है तो साथ में मृदा क्षरण होता है और साथ साथ पोषक तत्व भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इसका वो किसान ध्यान रखे, वो बिल्कुल कर सकता है सर। डॉक्टर शंकर जी, अगर हम बात करें किसान भाइयों की, तो जैसे आपने स्प्रिंकलर का जिक्र किया, माइक्रो स्प्रिंकलर का जिक्र किया, इनके जो उपकरण होते हैं, क्या ये उपकरण बाजार में बहुत महंगे दाम पर मिलते हैं, इसलिए किसान भाई बचते हैं इन चीज़ों का उपयोग करने में? और क्या सरकार द्वारा या फिर कोई ऐसी योजनाएं हैं जिसके जरिए इनको उपकरण सस्ते दामों पर या सब्सिडी के तौर पर उपलब्ध कराया जा सकता है? बिल्कुल सर, जो जितने भी कृषि के अंदर जो सिंचाई से संबंधित जो यंत्र है वो बाजार में बहुत अच्छी मतलब उपलब्धता इससे मिलता है। और साथ ही साथ पूरे भारत में राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, दोनों की तरफ से इनको 20% से लेके और 30, 40, 50% तक भी बहुत सारे ऐसे कृषि यंत्र है, ये 50% इनको अनुदान मिलता है सरकार की तरफ से। तो ये किसान प्रयास करे कि वो यदि महंगा है, आपको लगता है कि मैं इसको खरीद नहीं सकता लेकिन मेरी इसकी आवश्यकता है, तो वो उसको
उस राज्य सरकार की योजना या भारत सरकार की योजना, उससे वो उसमें अनुदान ले, जिससे कि उस किसान पे भार ज्यादा ना पड़े। और इन्हीं से हम यदि बचत की बात करते हैं तो कृषि यंत्र एक ऐसे है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा जल बचा सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज है कि हमें किसान को ये समझना होगा कि एक बूंद से अधिक उत्पादन और खेत का पानी खेत में, यदि ये दोनों चीजें यदि किसान समझ गया तो निश्चित रूप से कि आज जो पानी बर्बाद हो रहा है, ये कहें कि जो में जिससे हमारे फसल को नुकसान होता है, वो हम 100% उसको बचा सकते हैं सर। इसके साथ साथ किसान को जब पानी की बचत की हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजों की सावधानी रखने की जरूरत है। यदि कोई किसान बारानी खेती करता है, बरसात में आधारित करता है, तो निश्चित रूप से, या किसान सिंचाई में करता है लेकिन ढलान वाली जमीन है, तो उसमें उसको प्रयास उसको ये करना चाहिए कि ढलान के विपरीत फसल को बोए, जितनी फसल की बीज की आवश्यकता है उतना ही डालें। यदि बीज ज्यादा डालेंगे तो पानी की आवश्यकता भी ज्यादा होती है। इसके साथ साथ और करना उनको कि वो जो फसल जो बो रहा है, उस फसल का जो, आवाज आ रही सर मेरी? जी जी जी, बोलिए। हाँ, तो वो जो फसल बो रहा है उस फसल का ये भी ध्यान रखे कि वो फसल को बिल्कुल पूर्व से पश्चिम की मतलब वो फसल को बोए, ताकि उसमें पूरा सर वो मेंटेन रहे जी। और साथ ही साथ उसमें सर वो ये भी ध्यान रखे कि वो, मैं पहले ही बताया था मैंने कि वो खरपतवार नियंत्रण करें। तो इससे क्या होगा, उसका वो बिल्कुल जो पानी की जो है, जो ज्यादा जो पानी लगता है उसकी भी वो बचत कर सकता था। जी डॉक्टर शंकर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात हमने बताई है। कुछ और भी बातें जानेंगे जल संरक्षण को लेकर और सिंचाई प्रबंधन को लेकर। उससे पहले यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। राजू हैं बिलासपुर से। राजू जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर, हम मेथी बोए हैं तो अंकुरित होने के बाद सूख जा रहे हैं। जी, डॉक्टर राकेश कुमार जी आपका रुख करते हैं। हमारे दर्शक हैं, इन्होंने मेथी बोया है लेकिन इनकी मेथी सूख जा रही है। जी जी राजू जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये सारे जितने पत्तेदार सब्जी करने वाले किसान भाइयों के लिए भी सवाल है। तो उसका, क्योंकि अभी हम जब सोइंग कर रहे हैं, मॉइस्चर जमीन में है, और जब सुबह और शाम का मौसम देख रहे हैं ठंडा हो रहा, दिन में गर्मी तापमान जो है अभी भी 28 से 29-30 तक जा रही है। तो इस अवस्था में एक सबसे बीमारी होती है आर्द्र गलन, जिसको हम डैम्पिंग ऑफ भी बोलते हैं।
तो हम सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि ये जब जहाँ पे भी आप ये बुआई कर रहे हैं और ऐसी समस्या आ रही है, वहाँ पे आप रिडोमिल 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करते हैं तो निश्चित तौर पे आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और आपकी फसल जो है अच्छे तरीके से आगे चल सकती है। राजू जी, आप इस तरीके से आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं और हम उम्मीद करेंगे इस समाधान को अपनाने के बाद आपकी मेथी की फसल अच्छी तरीके से आपको उत्पादन दे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं डॉक्टर शंकर जी का। डॉक्टर शंकर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि खेत का पानी खेत में, आप थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए कि खेत का पानी खेत में, इसका क्या तात्पर्य है और इसको कैसे किसान भाई मैनेज करें। सर, खेत का पानी खेत का मतलब है कि आपका जब ज्यादा बारिश आती है तो उसमें क्या होता है सर, पानी ज्यादा बहता है। बहने से आपके कई खेत एक दूसरे खेत में वो मिट्टी चली जाती है, पानी चला जाता है। तो उसमें किसान भाइयों को ये ध्यान रखे कि वो उस खेत को पानी खेत में रोके। उसके रोकने जो तरीके हैं सर, वो एक तो ये मैंने पहले बताया था कि आप जो भी फसलें लगाए वो ढलान के विपरीत लगाए, ताकि उसमें एक छोटे से जो चैनल बन जाएंगे तो उससे वो पानी रुक जाएगा। दूसरा उसका है कि आपका जो मेड़बंदी, सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि मेड़बंदी। आपके खेत मारो बड़ा है तो छोटे छोटे उसके भाग बनाए और उसके मेड़बंदी करें। मेड़बंदी से क्या होगा कि पानी वहीं रुकेगा, उसमें पोषक तत्व भी रुकेंगे और उसको जमीन के अंदर जो है जल धारण क्षमता है जो वो उसकी बरकरार रखेगी, वो रखेगा, जिससे कि आपका पानी जो फसल को पानी की जो मांग बढ़ती है वो मांग कम होगी तो उस फसल को पूरी की पूरी नमी मिलेगी और उससे उसका उत्पादन पूरा का पूरा मिलेगा। दूसरा, किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आज हम जो भी फसलें बोते हैं, फसल यदि आपकी जमीन कमजोर है तो निश्चित रूप से पानी आपको ज्यादा जमीन मांगती है। तो हमें जमीन में जो जल धारण क्षमता है उसको बढ़ाने का प्रयास करने की जरूरत है। उसके लिए हमें जल धारण बढ़ाना, तो उसमें जमीन के अंदर कार्बन की मात्रा या ऑर्गेनिक मैटर जो कहते हैं वो यदि बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपकी पानी की आवश्यकता कम होगी। उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। उसके लिए किसान भाइयों को पहला है कि किसान जो आपका गाय भैंस भेड़ बकरी पालता है उसके गोबर होता है उसको सड़ा के गला के वो डाले। दूसरा उसका है कि आप जरूर 1-2 साल में आप हरी खाद का खेत में प्रयोग करें। फसल की बजाय आप जैसे डेचा है या गंवार है या चमला है, ये ऐसी फसलों का चयन करें और उसको हरी खाद के रूप में उसको बोए। तीसरा मुख्य चीज है कि आपका जो बार बार हम जो बात करते हैं कि सभी जगह जो लोग किसान भाई क्या करते हैं, जो आपका जो फसल निकालते हैं उसका जो रेजिडुअल होते हैं पीछे जो कचरा बचता है उसको अक्सर किसान जलाता है। हम सब जानते हैं कि जलाने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसका आज भी हम उसके अधिक एकदम तापमान बढ़ना करना, ये सब चीजें जलवायु परिवर्तन का जो हिस्सा है, ये धुएं सबसे बड़ी कारण है। तो वो आपका फसल का जो कचरा है उस कचरे को भी कहीं ना कहीं आप डिकम्पोज करके और वो भी आप खेत में डाल सकते हो। आजकल हर जगह एक डिकम्पोजर आता है। आपके पास मान लो फसलें हो रही है, उसका रेजिडुअल आपके पास इकट्ठा ज्यादा हो रहा है तो आप उसको एक इकट्ठा करें, उसको गीला करें और गीला करे वेस्ट डिकम्पोज उस पर स्प्रे कर दें तो 45 से 50 दिन के अंदर वो भी आपका खाद बन जाएगा। तो वो आप यदि जमीन में डालेंगे तो स्वाभाविक बात है कि जब आप जितना ऑर्गेनिक मैटर जमीन के अंदर जाएगा उतना ही आपकी जमीन की जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ेगी और जल धारण क्षमता बढ़ेगी तो जमीन अपने आप खुद फसल को पानी देगी क्योंकि वो पानी रखने की क्षमता उसकी बढ़ती है उससे। ये तमाम सुझाव आपके बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर शंकर लाल जी, और जो आपने जिस तरीके से बताया हमारे सभी दर्शकों को और सभी किसान भाइयों को कि किस तरीके से आप जल प्रबंधन करें, जल का संरक्षण करें और अपने खेतों में जो जल प्रबंधन की तरीके हैं उसको कैसे बेहतर करना चाहिए और कैसे क्या क्या समाधान है, इसके लिए डॉक्टर शंकर जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी की वजह से इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना पड़ेगा। आपने जो यहाँ तक साथ निभाया उसके लिए सर आपका बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर राकेश कुमार जी का रुख करता हूँ। डॉक्टर राकेश कुमार जी, समय समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है और आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा कम शब्दों में एक आखिरी सवाल का हमारे जवाब दीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि मेथी का यहाँ पर जिक्र हुआ, कस्तूरी मेथी की अगर हम पाउडर की बात करें तो इसमें क्या संभावना है, किस तरीके से क्या कुछ इसमें हो सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आमतौर पर जो भारतवर्ष में किसान है केवल हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी है उसको जो है डायरेक्ट फ्रेश काट के बाजार में बेच देते हैं और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि रेट इतने अच्छे कम होते हैं बिल्कुल कि उनको वापसी में जो लागत है वो भी वापस नहीं होता। बिल्कुल। तो ऐसे में किसान भाई को एक विशेष तौर पर ये ध्यान दिया जाए कि जैसे हम पालक की बात करते हैं या कसूरी मेथी की बात देखते हैं, आप कसूरी मेथी थोड़ी सी पैकेट्स में कितनी महंगी बिकती है। बिल्कुल। अगर आप उसको सुखा के ड्राई पाउडर बना के, अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी
जो हम बात करें सहजन की पत्ती का, सहजन की पत्ती का पाउडर भी बिक रहा है, कैप्सूल भी बिक रहा है। तो किसान भाई को कुछ न कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडिया लेके वैल्यू एडिशन करना होगा जिससे कि उसको ड्राई फॉर्म में करके पत्तियों को सुखा के भी, अगर उसको हम मेथड्स बहुत सारे हैं, अपने पास के जो कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि संस्थान है वहां से संपर्क करके प्रशिक्षण प्राप्त करके इन विधाओं को सीख के आप कई गुना तक आप इससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो कुल मिलाकर अगर आप अपने इन उत्पादों के अंदर या फिर जो आपको फसल मिल रही है उसमें अगर आप वैल्यू एडिशन की ट्रेनिंग लेकर उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं तो आपकी जो लागत है उससे कई गुना ज़्यादा आप उस फसल से कमाई कर सकते हैं और आपको मुनाफा भी होगा। डॉक्टर राकेश कुमार जी, कीमती समय निकालकर आप स्टूडियो आए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी पत्तेदार सब्जियों पर आपने साझा की, उसके लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद जी। तो इन तमाम दोनों विषयों पर तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएगी। उम्मीद करेंगे इन सभी जानकारियों का आप सही तरीके से सही समय पर इस्तेमाल करेंगे और अच्छा खासा उत्पादन खेती किसानी के क्षेत्र में ले पाएंगे। इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम में आज के इन विषयों के साथ बस इतना ही, लेकिन अगले कौन से विषय होंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे, आपके सवाल को शामिल करेंगे, आइए उन विषयों पर भी नजर डाल लेते हैं। हेलो किसान के अगले अंश में बात होगी हाईटेक खेती के लिए कृषि यंत्रों का प्रयोग कैसे जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, देखरेख कैसी होनी चाहिए, साथ ही सेब के बागों की देखभाल कितनी महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से करना चाहिए जिससे हमारे किसान भाई अच्छा खासा उत्पादन ले सके। इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और इस पे तमाम सवाल जवाब होंगे। आपके कोई भी सवाल इन दोनों विषय से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। इसके अतिरिक्त आप हमारे डीडी किसान के कॉल सेंटर पर भी अपने फ़ोन करके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। आप हमारा डीडी किसान का कॉल सेंटर नंबर नोट कर सकते हैं। हमारे डीडी किसान का कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके अलावा हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप दोबारा देखना चाहते हैं या फिर कोई जानकारी जो आपसे छूट गई हो आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए व्यवस्था है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर कितने लोगों के साथ भी देख सकते हैं और काफ़ी लोगों तक की जानकारी पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।